हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट तो ये है कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ने हैं। कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसको आपको A to Z देखने हैं, ऐसा नहीं कि स्किप करके देखा। वो इसलिए क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं। एक तो आपका थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, लॉजिकल चीज़ें आ जाती हैं, मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में कॉम्प्लेक्स लगने लगती है। तो आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ने हैं, साथ में नोट्स बनाना है, जहाँ पे भी आपको बेस्ट लगे अपने वर्ड्स में चीज़ों को लिखने हैं। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड ये है कि मैंने सर्वे करवाया था, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोगों के वोट्स थे कि हमें डेटा स्ट्रक्चर इन C++ चाहिए। तो यहाँ पे उसी को ध्यान में रखते हुए सारी वीडियोज़ बनाई जाएगी। सारे C++ से बेस्ट होंगे। जिसको C आती है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं C++, जिसको जावा या पाइथन आती है उसको भी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बेसिक है। जब ये आपको आ जाएगी अच्छे से, फिर आप एडवांस में कर सकते हो। जावा में कलेक्शन है तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, प्री डिफाइंड मॉड्यूल है, उसको आपको यूज कर लेना है। लेकिन जो हमारा मेन बेस बनाएगा वो यही है, C++ से करेंगे, जिसमें से C भी कवर हो जाएगा। तो देखिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम क्या है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास है डेटा स्ट्रक्चर। दोनों को ब्रेक करते हैं, डेटा प्लस स्ट्रक्चर। डेटा क्या है? कंप्यूटर के टर्म में डेटा इज ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो सकते हैं, कोई भी इमेज हो सकता है, कोई भी वीडियो फाइल हो सकता है, ऑडियो फाइल हो सकता है, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकते हैं, या फिर कोई भी अदर टाइप के फाइल हो सकते हैं। तो ये सारे हो जाते हैं आपके डेटा। एक और टर्म है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? तो प्रोग्राम आप बोल सकते हो एक डेटा का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग दूसरे वे में डील करते हैं कि प्रोग्राम इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कोई भी आप एक कोड लिखते हो, तो कोड लिखने के लिए क्या करते हो? पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हो, उसके बाद मेन मेथड लिखते हो, मेन मेथड के नीचे आते हो, वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उसके बाद कोई टास्क परफॉर्म करते हो, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, या कोई भी अदर्स हो सकते हैं, और उसके बाद फाइनली प्रिंट करवा के प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर देते हो। तो जो आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी वही आपका हो गया प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हर एक लाइन को जो आपने लिखा वो एक इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर की नज़र में, और ये जो ओवरऑल प्रोग्राम हमने लिखा वो भी एक डेटा है कंप्यूटर की नज़र में। तो ये हमारे लिए हो जाते हैं एक डेटा। अगला क्या है? स्ट्रक्चर। जब आपने प्रोग्राम को लिखा और लिखने के बाद जब आपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया, मेमोरी में क्या हुआ होगा? जो आपने वेरिएबल बनाया होगा उसको मेमोरी मिली होगी। यदि आपने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम कर रखे हैं तो उसके लिए अलग से मेमोरी मिल रही होगी, जहाँ पे आप अलग अलग वेरिएबल को कंबाइन किए होंगे। फिर जब वो टास्क परफॉर्म हुआ होगा वो मेमोरी रिलीज हुई होगी। वेरिएबल से रिलेटेड सारे काम खत्म हो गए तो वेरिएबल रिलीज भी होगी, और फाइनली जो आपका आउटपुट है वो आपको दिख गया होगा। तो ये जो भी प्रोसेस हुआ इसी को आप बोल देते हो स्ट्रक्चर। तो यहां पे जब मेमोरी की बात हो रही थी, वहां पे एक तो आपका मेमोरी स्पेस आ गया, क्योंकि मेमोरी ब्लॉक बन रहा है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। और दूसरी यहां पे आ गई टाइम, कि वहां पे टाइम का कंजम्पशन क्या हो रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, टाइम एंड स्पेस। स्पेस में मेमोरी स्पेस। तो यही हो जाते हैं आपके इंट्रोडक्शन में। इट इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा, स्टोरिंग डेटा एंड मैनेजिंग डेटा इनटू द मेमोरी सो दैट वी कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई इट एफिशिएंटली। एफिशिएंटली कहने का वही मतलब हो गया जो आपका टाइम एंड मेमोरी स्पेस है। दूसरे वर्ड में बोल सकते हो एफिशिएंटली का मोस्ट प्रोडक्टिव वे, मोस्ट इजीएस्ट वे, मोस्ट इफेक्टिव वे। मोस्ट इफेक्टिव वे तभी होगा जब आपका मेमोरी स्पेस बहुत कम यूज हो रहा होगा, टाइम कंजम्पशन कम लग रहा होगा, और आपका आउटपुट आपको जल्दी मिल रहा होगा। तो ये हो जाते हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर। दूसरे वर्ड में आते हैं, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहां पे हमारे पास कंफ्यूजन रहती है कि क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो डेटा स्ट्रक्चर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पार्ट है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये बोल सकते हो आप। इसके लिए जो परफेक्ट एग्जाम्पल है जो हम लोग करते आए हैं अभी तक, वो है हमारा एरे। और जो डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो एरे से ही स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले वाले टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, वो भी डेटा स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। यदि आप टाइप्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको और चीज़ें क्लियर होगी
वहाँ पे दो तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में आपके बेसिक डेटा टाइप आ जाते हैं, क्योंकि मेमोरी कॉन्सेप्ट तो वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी हमारे वेरिएबल बन रहे हैं, वहाँ पे भी हम डेटा को स्टोर करवा रहे हैं, तो मेमोरी तो वहाँ पे भी हमारी बन रही है, तो मेमोरी का यूटिलाइजेशन तो वहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन वहाँ पे हम लोग इससे डील नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं होते हैं, बहुत छोटे लेवल पे वहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं। वेरिएबल बनाते हैं तो एक वेरिएबल में एक ही डेटा स्टोर करवाते हैं, चाहे वो इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, तो वहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा से डील नहीं कर रहे होते हैं। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा से डील कर रहे होते हैं, वहीं से हमारा डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, क्योंकि वहीं से हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि मेमोरी का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, टाइम कंजम्पशन कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे कम लग रहा है, कहाँ पे हमें ऑप्टिमाइज करना है कोड को, कहाँ पे हमें अच्छे से एल्गोरिदम लिखने हैं, कहाँ पे हमें डेटा को अच्छे से मैनेज करना है। तो जब इन चीज़ों की बात होती है, वहीं पे डेटा स्ट्रक्चर पिक्चर में आता है। तो हमारा एरे से ही एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। इसलिए बहुत जगह देखे होंगे या फिर मैक्सिमम जगह पे कि एरे से ही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो एरे में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करवाते हैं एक सीक्वेंस वे में, और वो सीक्वेंस में किसी वे में भी हो सकता है, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में। और वो हमारा हेडेक नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हेडेक है कि वो डेटा को कैसे स्टोर करवाए मेमोरी स्पेस में। और ये भी डिपेंड करता है कि वो कैसे स्टोर करवाए, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लॉजिक को कैसे लिखें। तो जब हमें सीक्वेंस वे में डेटा को स्टोर करवाना होता है, तो वहाँ पे हम लोग एरे कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। वैसे हम लोग डिटेल में आएंगे आने वाले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि कौन से हमारे प्रिमिटिव होते हैं, कौन से नॉन प्रिमिटिव होते हैं, कौन से लीनियर होते हैं, कौन से नॉन लीनियर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर को कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशंस। ये कौन से होंगे, ट्रेवर्स करना, सर्च करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, सॉर्टिंग करना। इसके साथ और हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे मेन है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशंस। तो ये भी आप बोल सकते हो। तो ये हमारा हो जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे एल्गोरिदम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन को ही फोकस किया हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है। एल्गोरिदम हम लोग समझते हैं कि एल्गोरिदम क्या है। तो देखिए, फर्स्ट में आते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन मोस्ट एफिशिएंट वे। कोई भी हम लोग एक प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए, वही हमारे हो जाते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कोई प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप मान के चलिए। ये बेसिकली काइंड ऑफ एजम्पशन है जो बेसिकली एक ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है। ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है मतलब एक प्रोग्रामर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो एल्गोरिदम में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मेंशन करते हैं। सपोज हमें 2 नंबर का सम करना है सी लैंग्वेज में या फिर C++ में, तो वहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखेंगे। तो वो स्टेप बाय स्टेप किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, चाहे एक फ्लो डायग्राम के फॉर्म में हो सकता है। फ्लो डायग्राम में आप बहुत कुछ इंक्लूड कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी शेप इंक्लूड कर सकते हो, एरो का साइन दे सकते हो, वहाँ पे कोई भी आप अल्फाबेटिकल या फिर नंबर्स के फॉर्म में चीज़ों को लिख सकते हो, ताकि वो अच्छे से प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर का सम ही करना है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, डिक्लेयर 2 वेरिएबल स्टेप 1 में। यहाँ पे आप कोड नहीं लिख रहे हो, यहाँ पे आप स्टेप बता रहे हो कि डिक्लेयर 2 नंबर्स। उसके बाद यहाँ पे आपने बोल दिया कि टेक यूजर इनपुट। उसके बाद आपने बोल दिया ऐड वैल्यूज या फिर सम वैल्यूज। उसके बाद आपने 4th में बोल दिया प्रिंट वैल्यूज। तो ये आपने 4 स्टेप में बता दिया कि ये प्रोग्राम ऐसे सॉल्व होगा। लेकिन आपने क्या किया, इसी प्रोग्राम को 20 लाइन्स में लिखा। बेसिकली हमें 2 नंबर का सम करवाना है, लेकिन आपने क्या किया, इसको 20 लाइन्स में एल्गोरिदम को लिख लिया। तो जब आप 20 लाइन्स को लिखोगे और जब प्रोग्रामर उसको रीड करके कोई कोड लिखेगा, तो वो जो कोड लिखेगा वो कैसा होगा, वो भी तो उसी अनुसार से इंस्ट्रक्शंस लिखेगा जो आपने एल्गोरिदम बनाया हुआ है। तो वहाँ पे टाइम एंड स्पेस का बहुत बड़ा इशू होगा, क्योंकि जो कोड लिखा जाएगा उसमें टाइम एंड मेमोरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा। और यही चीज़ हम लोग अवॉइड करते हैं बाय राइटिंग इफेक्टिव एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम आपको वही हो गया कि यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और ये हमारा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, ये कोई भी प्रोग्राम स्पेसिफिक नहीं होता।
ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम लिख दिए। यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग मेंशन करते हैं वो एक स्टेप्स होता है, चाहे टेक्स्ट के फॉर्म में या फिर फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। और ये एक्चुअल में क्यों लिखा जाता है? सेम इन्हीं टास्क को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो ट्रेवर्स हो, सर्च हो, इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, सॉर्टिंग हो। और ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कहने का मतलब है प्रोग्रामर ही है। ये रियल वर्ल्ड से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि एक एल्गोरिदम को एक प्रोग्रामर ही समझ सकता है, लेकिन जो भी एल्गोरिदम लिखा जाता है वो हमारे ऑपरेशन से ही रिलेटेड होते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग एल्गोरिदम को डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि एल्गोरिदम का क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ ही में इसके हम लोग टाइप्स देखेंगे। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।